ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा के दावेदार और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव साहब सिंह गुर्जर से खास बातचीत की। इस दौरान साहब सिंह गुर्जर ने ग्रामीण विधानसभा की स्थिति के बारे में बताया और मंत्री भरत सिंह कुशवाहा पर निशाना साधते हुए साहब सिंह गुर्जर ने कहा, ग्रामीण विधानसभा में मंत्री ने विकास यात्रा के तहत केवल कागजों में विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है और मंत्री अपनी गाड़ी में नारियल साथ लेकर चलते हैं। जहां जरूरत होती है वहां नारियल फोड़कर भूमि पूजन कर देते हैं, लेकिन धरातल पर ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। यह भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा नहीं, विनाश यात्रा है। वहीं कांग्रेस महासचिव साहब सिंह गुर्जर ने बताया कि ग्रामीण विधानसभा के अंतर्गत आने वाला मंत्री का गांव जुआ और शराब का अड्डा बना हुआ है, जिससे गांव का माहौल खराब हो रहा है। वहीं साहब सिंह गुर्जर ने ये भी कहा कि ग्वालियर में मास्टर प्लान लागू होने वाला था, लेकिन मंत्री भरत सिंह कुशवाहा ने अपनी निजी जमीन को मास्टर प्लान में शामिल करने के लिए मास्टर प्लान को रुकवा दिया। देखिए साहब सिंह गुर्जर ने ग्रामीण विधानसभा को लेकर क्या कुछ कहा है। हमारे बीच मौजूद हैं ग्रामीण विधानसभा से दावेदार साहब सिंह गुर्जर। वो लगातार क्षेत्र में एक्टिव हैं और लोगों के हमसफर बन रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं। लगातार ग्रामीण विधानसभा में लोगों के बीच जाकर, उनके सुख दुख में जाकर, उनके बीच पहुंचकर उनकी मदद कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है साहब सिंह जी आपका। जी धन्यवाद। आपका सबसे पहला मेरा सवाल है कि आपकी किस तरह की तैयारी है? आप लगातार क्षेत्र में एक्टिव हैं ग्रामीण विधानसभा से, क्या कुछ आपकी प्लानिंग इस बार रहने वाली है? देखिए, मैं क्षेत्र में कोई प्लानिंग के साथ काम नहीं कर रहा हूँ। क्षेत्र से एक मेरा घर परिवार जैसा रिश्ता है। मैं हमेशा उनके दुख और सुख में शामिल होता हूँ। और जहाँ तक आपने कही किस तरह की आप तैयारी कर रहे हैं, तो मेरी तैयारी की बात नहीं है। बात इस बात ही कि क्षेत्र में आदमी को, जो व्यक्ति राजनीति करता है, उसको हमेशा सक्रिय रहना चाहिए और क्षेत्र के मुद्दों को उठाना चाहिए, क्षेत्र की जनता की समस्या को सुनना चाहिए और कहीं ना कहीं अपने स्तर पर उस समस्या का निदान भी कराना चाहिए। मंत्री भरत सिंह कुशवाहा ने तमाम विकास कार्य के भूमि पूजन किए हैं, तो क्या लगता है धरातल पे उन भूमि पूजनों की क्या स्थिति है? क्या कागजों में ही उनका भूमि पूजन हुआ है? मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देता हूँ, जो अभी नारियल फूट रहे हैं, जो घोषणाएं हो रही हैं विकास यात्रा के माध्यम से, कहीं भी किसी भी गांव में जाते हैं, ग्राम पंचायत में या पार्ट में, तो माननीय मंत्री जी वहाँ जाके घोषणा करते हैं कि ये आपकी रोड नहीं बनी है। गांव के लोग कहते हैं नहीं बनी है। आपके यहाँ लाइट की समस्या है, उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा आपके यहाँ पानी की समस्या है, तो इतने करोड़ रुपए से आपकी रोड बन जाएगी, मैं घोषणा करके जा रहा हूँ। और नारियल गाड़ी से निकालते हैं और तुरंत फोड़ देते हैं। जो काम की समस्या ग्रामीण क्षेत्र के लोग, विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं, वो बताते हैं तो तत्काल वो घोषणा करते हैं। आप मुझे बताइए, क्या घोषणाओं से काम चलेगा? क्या काम तो काम से चलेगा। ये इनको 9 या 10 साल होने को जा रहे हैं, विधायक रहे हैं, इनकी सरकार रही है, ये अभी मंत्री हैं, तब ये काम क्यों नहीं कराए? जो काम आप पेंडिंग और विकास यात्रा के माध्यम से काम की बात करते हैं, और कौन सी विकास यात्रा? जब विकास तुम्हारे हुए ही नहीं है तो विकास यात्रा निकालने का कोई इनको अधिकार नहीं है। ये विकास यात्रा नहीं है, ये कहीं न कहीं की विदाई यात्रा, ये विनाश यात्रा है। और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की जनता ने फैसला ले लिया है कि इस बार भाजपा को वोट न देती हो, कांग्रेस को वोट दिया जाएगा, आदरणीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। आपने एक बात कही कि पानी की एक बड़ी समस्या ग्रामीण में है। नल जल योजना के तहत, जीवन मिशन के तहत लगातार नल पाइपलाइन डाल के बात कह रहे हैं कि घर घर पानी पहुंचेगा। अभी आपने देखा होगा तिगरा में एक वाटर प्लांट का भी एक स्वीकृति हुई है, तो क्या स्थिति है इनकी? क्या पानी अभी तक मिला नहीं है क्या इनसे? सिर्फ चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए ये सारी घोषणाएं की जा रही हैं, और चुनाव होने के बाद ये कोई क्षेत्र में नहीं जाएंगे, ना क्षेत्र की समस्याओं को इन्होंने सुना। जब मंत्री रहे, इनकी सरकार रही, इनके ये विधायक रहे, तब समस्याओं को सुना नहीं। अब चुनाव आ गया, जनता सब जानती है कि चुनावी घोषणा है,
सिर्फ चुनाव पर आके जो घोषणाएं करते हैं, लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, नारियल फोड़ते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। हमारे ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा में कई जगह पानी की बहुत विकट समस्या है। उनकी सरकार रहते, विधायक मंत्री रहते, वो समस्याएं अभी तक क्यों नहीं पूरी की थी? वो समस्याओं का निदान अभी तक क्यों नहीं किया? अब चुनाव आ गया तो इनको याद आने लगी। चाहे हमारे तिगरा क्षेत्र की बात हो पानी की समस्या की, चाहे कैंटोनमेंट वार्ड की बात हो, चाहे हमारे पूरे ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की बात हो, कई जगह पानी की बहुत समस्या है। अब गर्मी का आपको मालूम है कि मौसम आ रहा है। इस गर्मी के मौसम में लोग पानी से परेशान होते हैं, प्यास से मरते हैं। तो इस सरकार ने क्षेत्र की जनता के लिए कुछ नहीं किया है। बिजली की इतनी बड़ी समस्या है कि ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं, तो पैसे भी किसान जैसे तैसे कर्जे पे लेके पैसे जमा करते भी हैं, तो एक एक महीने पर ट्रांसफार्मर नहीं रखे जाते हैं। जब किसान गरीब मजदूर अपने बिजली के बिल जमा नहीं कर पाता है, आंकलित खपत आ रही है, उल्टे सीधे बिल दिए जा रहे हैं, जब वो पैसे जमा नहीं करते हैं तो उनके कुर्की के आदेश कर दिए जाते हैं। जब विदेश में इनके उद्योगपति भाग गए पैसा लेके, उनके लिए तो कुर्की का कोई आदेश नहीं हुआ। तो गरीब जनता और किसान के ऊपर ही ये कार्रवाई क्यों होती है? किसानों को राहत देनी चाहिए। और ओलावृष्टि हुई है, बेमौसम बारिश हुई है, उसका मुआवजा अभी तक किसानों को नहीं दिया, ना उनको कोई राहत दी है। तो ऐसी कई समस्याएं जिनसे जनता जूझ रही है, किसान परेशान हो रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से नल जल योजना की भी बात आपने की थी, नल जल योजना सिर्फ इनकी योजना कहने के लिए है कि नल जल योजना है, इसका सबको लाभ मिलेगा। तो नल जल योजना कई ग्राम पंचायतों में अभी अधूरी पड़ी हुई है, रोड खुद ही पड़ी हुई है, नल जल योजना चालू नहीं हुई है, लोग पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। नल जल योजना करीब मैं जानता हूँ 3 साल से तो ये काम चालू है, अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया। अब चुनाव आने वाला है तो ये काम कैसे कर पाएंगे? अब 3-4 महीने बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो ये सारे काम ठप पड़े रहेंगे। सिर्फ चुनाव को देखते हुए ये योजनाएं गिना रहे हैं, अपनी घोषणाएं गिना रहे हैं, अपने काम बता रहे हैं, विकास यात्रा निकाल रहे हैं, नारियल फोड़ रहे हैं, सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं। अभी चुनाव हुए थे नगर पालिक निगम के, उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी ज़्यादा जीते थे और बीजेपी की जो बढ़त थी वहाँ से बहुत कम थी। तो क्या कुछ स्थिति है इनको देखते हुए भारत सिंह की? वो दूसरा क्षेत्र भी देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ग्रामीण विधानसभा से इस बार में कहीं ना कहीं उनको दिक्कत है वहाँ से। ये सिर्फ एक वानगी थी। उनको ये पता चल गया है कि नगर निगम के चुनाव में जो रिजल्ट आया उससे ये स्पष्ट हो गया है कि जनता पूरी तरह से कांग्रेस को वोट जिताने और वोट देने के मूड में, कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से फैसला ले लिया है। और ये भाजपा को अच्छी तरह मालूम है, उनके सर्वे भी कराया। आपको मालूम है कि आरएसएस के द्वारा सर्वे हुआ है, ये स्पष्ट हुआ है। मैंने एक समाचार पत्र में देखा था, आरएसएस ने कहा है कि बहुत स्थिति खराब है बीजेपी की, इस बार सरकार नहीं बनने वाली है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। मीडिया के माध्यम से भी सर्वे जो कराया गया पार्टियों के माध्यम से, उससे स्पष्ट हो चुका है बीजेपी की हालत बहुत ख़राब है। अभी 2 तहसील बनी है, एक पुरानी छावनी, एक हस्तनापुर। तो हस्तनापुर की जो वोटिंग देखें बहुत कम वोटिंग है, तो क्या कारण रहा कि उन्होंने हस्तनापुरी तहसील बनाई? और भी बैठ और भी क्षेत्र थे, उससे बड़ी क्षेत्र थे, उससे बड़े गांव थे, वो क्यों नहीं बने तहसील? उनका अपना कोई स्वार्थ हो सकता है, मगर मैं तो ये कह रहा हूँ कि तहसील का पहले प्रस्ताव जो मेरी जानकारी में है कि बैठ के लिए था, वो बैठ में तहसील नहीं बनी, जबकि बैठ हमारे ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा में सबसे बड़ा कस्बा है। तो बैठ की मांग, लोगों की मांग भी थी कि बैठ में तहसील होनी चाहिए। पर मैं तो ये कह रहा हूँ कि तहसील हस्तनापुर में भी हुई है, तो वहाँ भी किसानों की जो समस्या हैं, तहसील के माध्यम से उन समस्याओं को निपटाने का काम करना चाहिए। और तहसील बनाना एक सिर्फ स्वार्थ और लालच देखना, उसमें चुनावी एक अपने मकसद को देखते हुए इस तरह की घोषणाएं करना या तहसील बनाना, मैं जानता हूं कि ये ठीक नहीं है जनता के हिसाब से। अभी आप देख रहे हो कि मास्टर प्लान कई शहरों में लागू हो गया है, लेकिन मास्टर प्लान ग्वालियर में लागू नहीं हो पाया है। क्या कुछ कारण हैं? कुछ सूचनाएं मिलती हैं, कुछ मंत्री का भी उसमें दबाव रहता है, ऐसी सूचनाएं मिलती हैं? आप मुझे बताइए कि मैं बताना चाहता हूं आपको, मास्टर प्लान लागू हो चुका था, मास्टर प्लान बन गया, बनने के बाद रुकवा दिया गया। और ये मैं जानता हूँ पेपरौली साइड की कोई ज़मीन का ऐसा मैटर आया कि भारत सिंह कुशवाहा जी चाहते हैं कि उसको ज़मीन को भी मास्टर प्लान में शामिल करने के लिए
तो कहीं ना कहीं उनका लालच और स्वार्थ है, किसी से इनने साठगांठ करके मास्टर प्लान को रुकवा के उधर के मास्टर प्लान में जुड़वाने के लिए इन्होंने मोटी रकम ली होगी, या लोगों से कोई इन्होंने अपना कमीशन फिक्स किया होगा। कुछ न कुछ तो लालच या स्वार्थ की बात है। जब मास्टर प्लान बना था तो उस समय इन्होंने क्यों नहीं वो शामिल करवाया क्षेत्र, ये बाद में इनको याद क्यों आई इस बात की। तो ये कहीं ना कहीं इसमें मुझे तो स्वार्थ और लालच की बू आ रही है, तो इसलिए मास्टर प्लान को रुकवाया गया है और इसीलिए वो उस क्षेत्र को शामिल कराना चाहते हैं। चूँकि मैं भी खुद भी ये चाहता था कि क्षेत्र को ऑलरेडी पहले से ही शामिल होना चाहिए था कि क्षेत्र का, ताकि ग्वालियर शहर का विकास हो, हमारे ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो। इन चीज़ों को पहले ही सोच लेना चाहिए, उसके साथ प्लान करना चाहिए। और बस मैं यही आपको बताना चाहता हूँ, चूँकि मास्टर प्लान बनने से निश्चित तौर पर क्षेत्र का विकास होता है। मंत्री जी के यहाँ ऐसी सूचना मिल रही है कि जुआ खिलता है वहाँ पर, तो इसमें कितनी सच्चाई है? और ठेका भी उनके गांव से आसपास ही है, क्या इस तरीके से ठेके गांव में होना चाहिए? लोग इसका विरोध करते हैं, आप जाते होंगे तो इससे क्या माहौल भी खराब होता है? मैंने ये कई बार ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा में अपने कार्यक्रमों के माध्यम से और चैनल के माध्यम से ये बात मैंने कई बार कहा है। आपको मालूम होना चाहिए, मैं वो उदाहरण देता हूँ जिस तरह से सैंपू आदरणीय सुरगी हमारे मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव जी के नाम से जानी जाती है। सैंपू उनका निवास क्षेत्र है और वहाँ का जो विकास हुआ था, तो सब लोग ये कहते हैं कि सैंपू एक छोटी सी जगह थी, सैंपू का इतना बड़ा नाम हो गया यूपी के अंदर। वो हुआ कैसे? क्योंकि वहाँ पर विकास हुआ था। ऐसे ही मैंने सोचा कि भारत सिंह कुशवाहा मंत्री बन गया, विधायक बन गया, तो निश्चित तौर पर मैं जानता हूँ दंगियापुरा उनका जो गांव है वहाँ से शुरुआत होनी चाहिए थी। और जब घर की सफाई कोई नहीं कर सकता, घर का माहौल सही नहीं हो सकता है, घर का विकास, गांव का विकास नहीं हो सकता है, तो वो व्यक्ति क्षेत्र का क्या विकास कराएगा। दंगियापुरा की ये स्थिति है कि वहाँ दारू और जुआ का अड्डा चल रहा है खुलेआम, और वहाँ के लोग परेशान हैं। जो बड़े बुजुर्ग हैं, मेरी उनसे बात हुई थी, मैंने कहा दादा आपके यहाँ ये ज़मीनें बिक रही हैं, भारत सिंह कुशवाहा खरीद रहा है। बोले ये स्थिति पैदा कर दी है कि हमारे लड़कों को नशे की गर्त में और जुआ के इतने आदी हो गए हैं कि मजबूरी में हमको ज़मीन बेचना पड़ रही है। तो ये सरेआम जो जुआ और दारू का जो अड्डा चल रहा है, तो कहीं ना कहीं भारत सिंह की खुद की प्लानिंग के तहत ये चल रहा है। जब पुलिस गांव में जाने को तैयार नहीं होती है, पुलिस को गांव में जाने का डर लगता है और जुआ और शराब को रोका नहीं जाता है, तो निश्चित तौर पर उस गांव का विकास नहीं होगा, उस गांव का विनाश होगा। तो ये भारत सिंह कुशवाहा को सोचना चाहिए। उसकी नाक के नीचे ये सारी चीज़ें चल रही हैं, उसकी नज़र में, उसकी नॉलेज में। तो गांव की भी स्थिति बहुत ख़राब है, गांव में भी कोई विकास नहीं हुआ है, वहाँ भी रोड सीसी ख़राब पड़ी हैं। कई ऐसी समस्याएं मैंने खुद ने देखी हैं जाके। और सबसे बड़ी ये समस्या है कि पूरे ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में सब लोग जानते हैं कि दंगियापुरा में शराब और जुआ चल रहा है सरेआम। शराब को लेकर भारतीय जनता पार्टी की माँ भारती भी प्रतिबंध लगाने की बात कह रही हैं कि शराब पर प्रतिबंध लगना चाहिए। आपके क्षेत्र में जुआ चल रहा है, अड्डा, जुआ का अड्डा बता रहे हैं, जुआ का अड्डा बना हुआ है, दारू खुलेआम बिक रही है, तो आप लोग, आपकी भी कोई ना कोई जिम्मेदारी, इसका विरोध क्यों नहीं करते आप लोग? जब उनकी पूर्व मुख्यमंत्री वरिष्ठ भाजपा की नेता आदरणीय उमा भारती जी ने इसका विरोध किया, वो विरोध का संदेश पूरे प्रदेश में गया, और आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने भी इस पर गौर नहीं की थी, और उसके बाद में उमा जी ने शायद उनका स्वागत किया, उनकी बात को उनने तवज्जो दिया होगा, हमने तो ये सोचा। मगर शायद तवज्जो दिया होता तो उनके ही मंत्री अपने गांव में शराब और जुआ के अड्डे को नहीं रोक पा रहे हैं। और मैं तो ये आपके चैनल के माध्यम से भी विरोध कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि दंगियापुरा गांव में शराब और जुआ जैसी स्थिति वहाँ पैदा हुई है, उसको रोकने का काम किया जाए। उसका संदेश पूरे क्षेत्र में जाता है। एक दंगियापुरा में नहीं, कई जगह मतलब ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। तो कहीं ना कहीं दारू और जुआ पर रोक लगानी चाहिए। इससे हमारे घर का और गांव का, क्षेत्र का कहीं न कहीं इससे विनाश होता है। तो इससे घर के लोग परेशान होते हैं, और परेशान होकर इस स्थिति में वो लोगों को अपनी ज़मीन बेचनी पड़ती है, वो गांव से पलायन कर रहे हैं। ये दंगियापुरा की स्थिति है।
भारत जोड़ो यात्रा में एक आपका भी मध्य प्रदेश में एक बड़ा योगदान रहा, तो आपने किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में योगदान दिया और क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कि भारत जोड़ो यात्रा एक असरदायक होगी, ऐसा लगता है क्या आपको? निश्चित तौर पर भारत जोड़ो की यात्रा के माध्यम से जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 3,500 किलोमीटर की पदयात्रा तय की थी, पूरे देश में इस बात का संदेश दिया था कि जिस तरह से भय भूख का वातावरण इस देश में है, महंगाई आसमान छू रही है, नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं और जनता परेशान, एक तानाशाही का माहौल है, उसको लेके जब पदयात्रा की तो वो जिस जिले से या प्रदेश से निकले, जिस गांव से शहर से निकले, तो उन्होंने उस गांव शहर जिले और प्रदेश का माहौल को जाना और समझा, लोगों से मिले और बात की, तो वो निश्चित तौर पर उसका पूरे देश में एक संदेश गया कि कोई तो है जो महात्मा गांधी जी के पद चिन्हों पर चलकर उन्होंने देश की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया और उसकी वजह से मोदी जी और उनकी सरकार घबराई हुई है। अभी आपने खुद ने देखा जब उन्होंने ये सवाल किया था कि 20,000 करोड़ रुपए किसके लगे हैं अदानी जी की कंपनी में, तो इसका जवाब मोदी जी नहीं दे पाए। उसकी वजह से आदरणीय राहुल गांधी जी के ऊपर उन्होंने उनकी संसद सदस्यता ख़त्म कर दी, बंगला भी खाली करवा दिया। इस तरह से ये तानाशाही का माहौल है। पूरे देश की जनता जानती है कि अब की बार मोदी सरकार नहीं बनने वाली है, क्योंकि इस तरह से यदि तानाशाही चलेगी तो लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। ये लोकतंत्र को, संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। आप चूँकि ग्रामीण विधानसभा से आते हैं, तो आपको क्या लगता है वहाँ का एजुकेशन सिस्टम, एक अच्छा कॉलेज वहाँ पे होना चाहिए? लोग गांव छोड़ के शहर आते हैं क्योंकि एजुकेशन वहाँ पे कोई कॉलेज तो है नहीं है, तो क्या वहाँ पे कॉलेज होना चाहिए? क्या कुछ कहना चाहेंगे एजुकेशन को लेकर? बिल्कुल निश्चित होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे चुनावी जो मुद्दे रहेंगे, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं क्षेत्र में जाता भी हूँ, मेरे ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में भी मुझे मालूम है। जो भाजपा के विधायक और मंत्री नहीं कर पाए वो काम करके मुझे दिखाना है। हमारे ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा में कॉलेज भी होने चाहिए, अच्छे स्कूल होना चाहिए, शिक्षा का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, रोड, लाइट, पानी की समस्या है, जो लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलना चाहिए उससे लोग वंचित हो रहे हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा शहर से लगी हुई विधानसभा, उसके बाद भी उस विधानसभा का अभी तक जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। ग्रामीण क्षेत्र में लोग खेती पर निर्भर रहते हैं, तो क्या लगता है उनको एक रोजगार भी उनके क्षेत्र में वहीं मुहैया होना चाहिए? इस पर क्या कुछ आपकी प्लानिंग है रोजगार को लेकर? अगर आप विधानसभा चुनाव लड़े, विधायक बने, तो क्या कुछ इसको लेकर आपके पास आइडिया है रोजगार को लेकर? निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी और आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये दिमाग में प्लान में मैं अपना प्रस्ताव उनके सामने रखूँगा। मैं बताऊँगा ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा में हमारे लोगों के रोजगार के भी साधन होना चाहिए और शिक्षा स्वास्थ्य से संबंधित भी उनकी वहाँ की जो स्थिति है उसको भी सुधार करने की ज़रूरत है और मैं निश्चित तौर पर इस काम को करूँगा यदि मुझे मौका मिलता है और आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से। तो जिस तरह से एक आशा उम्मीद ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की जनता करती है, मैं उसे अपना परिवार मानता हूँ, तो मैं उस उम्मीद और आशा पर खरा उतरूँगा। साहब सिंह जी, अभी लाडली बहना योजना के तहत पूरे अधिकारी, बीजेपी कार्यकर्ता, बड़े बड़े नेता लाडली बहना योजना में लगे हुए हैं। महिलाओं के लिए एक योजना मुख्यमंत्री जी ने निकाली है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस योजना को लेकर? कितना कारगर महिलाओं के लिए साबित होगी ये योजना? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मैं इस योजना के बारे में बताना चाह रहा हूँ। पहले तो ये योजना चुनाव को देखते हुए जो उन्होंने इस योजना की घोषणा की है, वो इस योजना में आप देखिए उन्होंने कहा है कि 23 साल से और 60 साल तक की लाडली बहना योजना उनको 1,000 रुपये महीने दिए जाएंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि 18 से 23 साल, तो 18 से 23 तक की महिलाएं का मतलब बाहर हो गई और 60 से ऊपर की बाहर हो गई, ये बाहर हो गई। उसके बाद 4 पहिए का साधन नहीं होना चाहिए, वो बाहर हो गई। सरकारी नौकरी वाली नहीं होना चाहिए, वो बाहर हो गई। जो इनकम टैक्स जमा करते हैं वो बाहर हो गई। 5 एकड़ से ऊपर ज़मीन नहीं होना चाहिए, वो बाहर हो गई। अब बची कितनी? 20% महिलाएं। और कहने में क्या लग रहा है जैसे पूरे प्रदेश की महिलाओं को जो 1,000 रुपये महीने देंगे।
ये सिर्फ गुमराह करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और वोट हथियाना चाहते हैं और सत्ता में आने के बाद ये जनता की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मात्र 20% महिलाएं बची हैं। 20% महिलाओं का जो फॉर्मेलिटी वो पूरी करवाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ महिलाओं को उसमें बाहर कर देंगे। अब बात आई इनके फार्म भी जमा हो जाएंगे तो उसके बाद में इनकी जो कार्रवाई जो पूरी होगी, ये बोल रहे हैं कि चुनाव से पहले पहले इनकी हम पहली किस्त डालेंगे, पर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ जिस चुनाव तक कोई पहली किस्त नहीं डाल पाएंगे और धीरे धीरे इनकी कार्रवाई होते होते और जब तक आचार संहिता लग जाएगी, आचार संहिता जब लग जाएगी तो फिर कोई भी लाडली बहना योजना का पैसा इनके खाते में नहीं पहुंच पाएगा। सिर्फ लोगों, महिलाओं को, बहनों को ये गुमराह कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। पर आदरणीय कमलनाथ जी ने, आपको मालूम है पहले मुख्यमंत्री जब बने तो उन्होंने घोषणाएं नहीं की थी, वचन दिया था और वो वचन पर खरे उतरे थे। उन्होंने कहा था कि किसानों का कर्जा माफ़ होगा। जितना समय उनके पास बचा था उतना किसानों का कर्जा माफ़ किया था। उन्होंने कहा लाइट के, बिजली के बिल कम होंगे तो 100 यूनिट पर 100 बिजली दी। उन्होंने गौशालाएं बनवाई। बच्चियों की शादी में 31,000 से 51,000 करने का काम आदरणीय कमलनाथ जी ने किया था। रोजगार के साधनों की भी उन्होंने वो प्लानिंग की थी कि नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। चूँकि समय कम होने के कारण वो आगे कुछ नहीं कर पाए, मगर 11 महीने में उन्होंने वो काम करके दिखाए जो 15 साल में शिवराज सिंह की सरकार नहीं कर पाई। इस बार भी आदरणीय कमलनाथ जी घोषणा नहीं कर रहे हैं, वचन दे रहे हैं कि सरकार आदरणीय कमलनाथ जी की निश्चित तौर पर बनेगी। जनता का आशीर्वाद उनके साथ है। पूरी जनता एक आशा और उम्मीद से उनकी तरफ देख रही है कि जनता का भला और किसान, गरीब, मजदूर का भला सिर्फ कमलनाथ जी कर सकते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, आदरणीय कमलनाथ जी ने वचन दिया है कि हम लाडली बहना योजना का 1500 रुपये देंगे और गैस सिलेंडर 500 रुपये में देंगे, जो हमारी राजस्थान की सरकार दे रही है। तो ये कहा है वो करके दिखाएंगे। और जो आदरणीय कमलनाथ जी कहते हैं, वो कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ जो नेतृत्व है वो कहते हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। भाजपा के लोग जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, सिर्फ लोगों को गुमराह करते हैं। साहब सिंह जी, लेकिन बीजेपी पार्टी के लोग कहते हैं कि कमलनाथ जी जो है उम्र दरार हो गए, उम्र उनकी ज़्यादा है, तो कैसे इतने जो विधानसभा चुनाव होंगे, कितना कैसे दौड़ा भागी करेंगे, कार्यक्रम और रैली कैसे करेंगे वो? देखिए, जब करने किसी के मन में या दिल और दिमाग में करने का जज्बा होता है तो उम्र कहीं उसमें आड़े नहीं आती है। और जो कर नहीं सकता है, चाहे वो जवान हो, युवा हो, यदि करने की क्षमता उसके अंदर नहीं है तो मैं जानता हूँ इसमें उम्र का कोई बात सामने नहीं आती है। आदरणीय कमलनाथ जी के दिल और दिमाग में जनता के प्रति उनका लगाव है और एक उनके मन में और दिल में ये चीज़ है जो उन्होंने ठान ली है कि मुझे मध्य प्रदेश का विकास करना है, मुझे गरीब जनता, मजदूर, किसान का भला करना है। तो इसमें उम्र का तगाजा कहीं सामने नहीं आता है। अब उम्र की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है फिर सबसे पहले मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। मोदी जी की उम्र में और आदरणीय कमलनाथ जी की उम्र में आप ही बताइए कितना फ़र्क होगा। मेरे ख्याल से मोदी जी की उम्र आदरणीय कमलनाथ जी से ज़्यादा होगी, ठीक है ना। यदि उम्र के हिसाब से बात करते हैं तो फिर भी वहाँ पर भी कोई बिल्कुल नौजवान कोई प्रधानमंत्री बनना चाहिए। उम्र की बात नहीं होती है इसमें, बात सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि हम जनता का भला कैसे कर सकते हैं, किन योजनाओं के तहत भला हो सकता है जनता का, वो चीज़ उनके दिल में है। जिस तरीके से साहब सिंह जी आपने हमारे सवालों का जवाब दिया उसके लिए आपका धन्यवाद।